हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 2 बहुपद के बारे में समझेंगे। हमने पिछले वीडियो में अध्याय 1 पूरा कंप्लीट सॉल्व करा है और उसके वीडियो आपको इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 2 बहुपद शुरू कर रहे हैं। बहुपद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कक्षा 9वीं के लिए। अब बहुपद में हमको क्या क्या पढ़ना है, आज हमने सब कुछ लिख लिया है। इतनी ही चीज़ें हमें इस बहुपद वाले चैप्टर में पढ़नी है। अगर इसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो पूरा बहुपद वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमको जानना है कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और इसको अपने दोस्तों में शेयर करें। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये हमें बार बार नहीं पढ़ना चाहिए। तो बहुपद का मानक रूप क्या होगा, तो कोई भी बहुपद ऐसा होता है, ये जीरो नहीं आएगा। ax² + bx + c इस रूप में बहुपद होता है, जिसमें a, b और c क्या होते हैं, तो पूर्णांक होते हैं। अब ये पूर्णांक क्या होते हैं, तो मैं आपको जब चैप्टर 1 पढ़ाया था तब मैंने पूर्णांक के बारे में वहाँ पर बताया था, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ax² + bx + c के रूप में कोई भी समीकरण होता है तो उसको कहते हैं बहुपद है। समीकरण कैसे हो जाएगा, तो समीकरण के लिए यहाँ बराबर में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बहुपद और समीकरण में केवल इतना अंतर है कि जो बहुपद रहता है उसमें बराबर में जीरो नहीं होता है और जो समीकरण रहता है उसमें बराबर में जीरो होता है। अब यहाँ पे जो a, b और c क्या है, तो a, b और c है जो पूर्णांक है। इसके बाद में इसमें हमको क्या क्या समझना है कि एक तो आता है प्रश्न की बहुपद कितने चर वाला है। अब ये चर क्या होते हैं। उसके बाद में दूसरा आता है कि बहुपद की घात क्या है, तो वो इस चैप्टर में हम समझेंगे। उसके बाद में वो पूछता है कि x² का गुणांक क्या है। अब सबसे पहली बात कि चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं। तो चर वे पद कहलाते हैं जिनका मान समय के साथ बदल जाया करता है। जैसे x की वैल्यू कहीं पर 5 थी, कहीं पर 6 हो गई, कहीं पर 7 हो गई, कहीं पर 8 हो गई। अचर वे होते हैं जिनकी वैल्यू समय के साथ नहीं बदलती। जैसे 5 का मान 5 ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। 6 का मान 6 ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो अचर पद यानी कि x, y और z वाले जो पद होते हैं वो सारे पद क्या कहलाते हैं, चर पद कहलाते हैं। जबकि जो अचर पद होते हैं वो 5, 6, 7, 9, 25 यानी कि जिनका मान कभी नहीं बदल सकता वे होते हैं अचर, और जिनका मान समय के साथ बदल जाता है वे होते हैं चर। इसके बाद में वो पूछता है कि बहुपद की घात क्या होती है। तो किसी भी बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है वो उस बहुपद की घात कहलाती है। क्या होती है, बहुपद की सबसे बड़ी घात। बहुपद की सबसे बड़ी घात, जो बहुपद की सबसे बड़ी घात होती है वो बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। अब इसके बाद आता है x² का गुणांक। जैसे यहाँ पर x² का गुणांक क्या है, a, x का गुणांक क्या है, b और c क्या है, तो c है अचर पद। और ये दोनों कैसे पद है, x वाले चर पद, और c क्या है, अचर पद। तो चर पद हमने समझा, अचर पद हमने समझा, बहुपद की घात हमने समझी, बहुपद कितने पद वाला है ये हमने समझा। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 2.1 पर, जहाँ पर इससे संबंधित सवालों के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए, तो प्रश्नावली 2.1 प्रश्नावली 2.1 में जो पहला सवाल है वो है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन से एक चर में बहुपद है और कौन कौन से नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इनमें बताना है कि कौन कौन से जो बहुपद है वो एक चर में है और कौन कौन से बहुपद है जो एक चर में नहीं है। हमको कारण के साथ इसके उत्तर बताना है। तो पहला जो हमारा सवाल है वो लिखा है 4x² - 3x + 7। क्या ये एक चर में बहुपद है, तो हाँ, चर तो एक ही है, क्या, x, यहाँ पे भी x। तो इसमें लिखेंगे कि हाँ, समीकरण 4x² - 3x + 7 एक चर में बहुपद है। क्या लिखेंगे इसमें कि 4x² - 3x + 7 एक चर में बहुपद है। अगला वाला है y² + √2। क्या ये एक चर में बहुपद है, हाँ, तो एक ही चर है y, इसके अलावा दूसरा कोई चर नहीं है। तो इसमें भी क्या लिखेंगे कि बहुपद y² + √2 एक चर में बहुपद है। अगला हमारा तीसरा है 3√t + t√2। तो इसमें क्या लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे कि 3√t + t√2 बहुपद एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि जो t की घात है वो पूर्णांक नहीं है।
ये जो टी है इसकी रूट का मतलब होता है इसकी घात जो है वो 1/2 है, यानी कि इसकी घात पूर्णांक में नहीं है, इसलिए ये एक चर वाला बहुपद नहीं है या एक चर में बहुपद नहीं है। सेम यहाँ पे भी क्या ये एक चर वाला बहुपद है? तो हाँ, ये एक चर वाला बहुपद है, y के अलावा दूसरा कोई चर नहीं है। यहाँ पे क्या लिखेंगे पांचवें में? तो यहाँ पर ये एक चर है ही नहीं, अलग अलग चर है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे t है, तो ये अनेक चरों वाला एक बहुपद है, ना कि एक चर वाला एक बहुपद है। तो इसमें लिखेंगे कि ये अनेक चरों वाला एक बहुपद है, या अनेक चरों की जगह पे ये लिख सकते हो कि यहाँ यह एक 3 चरों वाला बहुपद है। तो इस तरह से इन 3-4 सवालों के जो पहला सवाल हमको दे रखा है उसके सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं। अब मैं एक एक के यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, आप लिख लीजिए। देखो पहला है 4x² - 3x + 7, तो इसमें लिखेंगे चूंकि बहुपद में एक ही चर x है, इसलिए यह एक चर में बहुपद। क्या लिखेंगे? बहुपद में एक ही चर है x, इसलिए यह एक चर में बहुपद है। सेकंड वाला हमारा सवाल है y² + √2। सेम बात इसमें भी लिख देंगे जो यहाँ लिखी है कि बहुपद में एक ही चर x की जगह पे क्या कर देंगे? y, इसलिए यह एक चर में बहुपद है। सेम टू सेम लिखना है, केवल इस x के प्लेस पे क्या कर देना है? y कर देना है। अगला हमारा क्या है? तो अगला देखते हैं। अगला है 3√t + t√2। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यहाँ t पूर्णांक या t की घात पूर्णांक में नहीं है, इसलिए क्या होता है? चूंकि क्या होता है? इसलिए यह एक चर में बहुपद नहीं है। यहाँ t की घात पूर्णांक में नहीं है, ये √t का मतलब होता है t की पावर 1/2, जो कि पूर्णांक में नहीं है, इसलिए यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। अब अगला क्या है? अगला हमारा है y + 2/y। तो इस y का गुणा करेंगे तो यह y² + 2 = 0। तो यह y² + 2/y, तो ये तो क्या है? ये तो एक चर वाला बहुपद है, यानी इसको बोल सकते हैं कि यह बहुपद एक चर में है, y के अलावा दूसरा कोई पद यहाँ पे नहीं है। अब अगला है x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 50। तो इसमें लिखेंगे यह एक चर वाला बहुपद नहीं है, क्योंकि यह अनेक चरों वाला बहुपद है, अतः यह एक चर में बहुपद नहीं है। तो ये था सवाल नंबर 1, जिसका हमने यहाँ पर सॉल्यूशन किया है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। अगला सवाल है दूसरा कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के x² के गुणांक लिखिए। हमको इसमें x² के क्या लिखना है? गुणांक लिखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे। यहाँ पे x² ये दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है? x² यहाँ दिख रहा है, इसमें x² कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। तो x² के गुणे में जो संख्या होती है वह x² का क्या कहलाती है? गुणांक कहलाती है। इसके गुणे में क्या है? 1, इसके गुणे में भी क्या है? 1, इसके गुणे में क्या है? π/2। तो यहाँ पे पहले के लिए लिख रहा हूँ मैं आंसर, x² का गुणांक
क्या आ जाएगा 1। दूसरे में आंसर में लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर का गुणांक, चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस का है इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक भी कैसा आएगा माइनस में 1। अब तीसरे में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आएगा, तीसरे में एक्स स्क्वायर का गुणांक आएगा हमारा क्या है 5/2। अब समस्या इसमें है कि इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक कैसे ना, तो ये एक काम ये कर सकते हैं कि हम इसका क्या कर दें वर्ग कर दें। तो अगर हम इसका वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस +1 हो जाएगा और माइनस में 2√2x ऐसा कुछ बन जाएगा। तो हमारा जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो क्या हो जाएगा 2। तो आंसर नंबर 4 में हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 2। और अगर इसी में एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछेगा तो क्या आएगा आंसर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक आ जाएगा फिर 0। क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक 0। फिर से समझ लो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, जो एक्स से गुणे में संख्या होती है, कुछ भी नहीं है इसके साथ में तो क्या है 1। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक पहले में क्या है 1। इसी प्रकार दूसरे में भी यहाँ पे कोई संख्या नहीं मतलब क्या है 1, तो माइनस का 1, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर गुणांक माइनस का 1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणा में क्या है π/2, तो हमने क्या लिख दिया π/2। अब यहाँ पे चूंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाला पद है ही नहीं इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या तो 0 होगा, और अगर इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा 2 होगा। तो ये था सवाल नंबर 2 का सॉल्यूशन जो कि हमने यहाँ पर करा। अब ये प्रश्नावली 2.1 के 2 सवाल जो हमने सॉल्व करे हैं, ये पहला पार्ट है। अब जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें इसमें जो बचे हुए सवाल है वो हम सॉल्व करवाएंगे। तो अब दूसरे वाले पार्ट में हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।